नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक विशेष सत्र शुरू होने वाला है, मंडे को शुरू हो जाएगा, 5 दिन का है। लेकिन इससे पहले कि सत्र शुरू हो, उसको लेकर के बवाल और घमासान जारी है। और वो क्यों है? तमाम चीजों पर। सत्र क्यों बुलाया, एजेंडा क्यों नहीं बताया, इतनी देर से क्यों बताया, जब बताया तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप बिल लिए चले आएंगे और तैयारी का मौका ही नहीं देंगे। ये क्या तरीका है संसद सत्र चलाने का? तमाम चीजें हो रही हैं। तो आज हमने सोचा कि नेताओं को जरा साइड रखें और वरिष्ठ पत्रकारों से जानने की कोशिश करें, संसद सत्र जो विशेष सत्र होता है वो क्यों बुलाया जाता है, उसके पीछे के कारण क्या होते हैं। क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट थी? आप याद कीजिए, इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा तब हुई थी जब मुंबई में विपक्ष के नेता मिल रहे थे, इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी। तो क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट थी या वाकई बहुत जरूरी मुद्दों पर एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और उसकी अपनी एक महत्ता है? मैं स्वागत करना चाहता हूं यहां पर सब मेहमानों का। जब हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, विशेष संसद सत्र, घमासान जारी, 5 दिन भारी। एक एक करके मैं ज़रा स्वागत कर दूं। हमारे साथ हैं नवीन उपाध्याय, पॉलिटिकल एडिटर हैं पायनियर के, आपका बहुत बहुत स्वागत। राकेश कपूर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार गुप्ता जी हैं, सीनियर एडिटर हैं स्वराज के, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेणु मित्तल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संजय सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इस शो में सब लोगों को अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए 1 मिनट का समय मिलता है। तो अनुराग जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपका 1 मिनट शुरू होता है। आप देखिए, इसमें जो है, अगर देखा जाए, एक सत्र बुलाना सरकार का बुला सकती है, उसमें ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन बीजेपी और बाकी दलों में एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। तो ये एक तरह से चुनाव के पहले अपने अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए और लोगों को बताने के लिए ये एक एक्सरसाइज हो सकती है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब ये डिबेट किया जा सकता है कि अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा तो उसमें इसरो का अचीवमेंट है या गवर्नमेंट का अचीवमेंट है, ये आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन श्रेय, ये आप उसे अच्छा कहें या बुरा करें, श्रेय हमेशा टीम लीडर को मिलता है। भले ही रोहित शर्मा ने कोई रन ना बनाए हो, लेकिन टीम जीती है तो टीम जीती है, श्रेय रोहित शर्मा को ही मिलेगा। अब यहाँ पे आता है कि विपक्ष को इसको कैसे मैनेज करना है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। वो क्यों डरा हुआ है? तुम्हें ऐसा क्या डर है? क्या तुम्हारा गठबंधन जो बना है, क्या वो इतना अभी स्ट्रांग नहीं है कि तुम्हें डर है कि कुछ ऐसे बिल्स आ सकते हैं या कुछ ऐसे डिस्कशन हो सकते हैं कि उससे उन्हीं के बीच में कुछ रिफ्ट हो जाए? ठीक है, 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया। संजय जी, आपने संकेत एक बात कही कि क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट था, क्योंकि इसकी घोषणा उस समय हुई जिस समय मुंबई का ओपोजिशन का अलायंस का मीटिंग चल रहा था। संभवतः हो सकता है, लेकिन चीज़ क्या है, राजनीति में एक चीज़ होती है कि आप सामने वाले को स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी कैसे परेशान कर सकते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब हो सकती है। अब जब ये घोषणा हुई तो पूरा मुंबई सत्र के दौरान यही बात होती रही कि एजेंडा क्या है। अब एजेंडे में जो दो मुख्य चीज़ निकल करके आई थी, जो ऑफिशियल एजेंडे में कहीं नहीं होकर के आया, एक संभव ही नहीं था लॉजिस्टिकली, अगर आप जरा भी माइंड अप्लाई करते तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, और पार्लियामेंट का इलेक्शन अभी वाले इलेक्शन के साथ हो जाएगा या इनका सत्र बढ़ा दिया जाएगा, ये जो 5 प्रदेश के आने वाले हैं, तो वो संभव नहीं था। दूसरा, कुछ दिन के बाद हुआ कि इंडिया दैट इज भारत, तो भारत की शब्दावली जो नाम इस्तेमाल किया राष्ट्रपति के, उसमें उसके साथ एक अलग चर्चा हो गई कि इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा, और उसके लिए उन्होंने विशेष सत्र बुला लिया है। भारत की चर्चा भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी, उसमें एक बहस हुई। जो बहस मुझे लगता है उस पर जो चर्चा हुई बीजेपी के पक्ष में ही गया। अब जब ये आ गया है एजेंडा, तो उसमें 75 साल पे ज़्यादा स्ट्रेस है। इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन पे भी चर्चा हो रही है, लेकिन 75 साल संविधान सभा को बने हुए, और उसमें किस तरह की संविधान सभा चली, उसका एक मूल्यांकन और कहां तक हम आए। ठीक है, बिल्कुल। रेणु जी, देखिए, मेरे ख्याल में जो ये विशेष सत्र बुलाया गया है सरकार की तरफ से, ये बहुत सोच समझ के इन्होंने डिसाइड किया है, क्योंकि अभी 5 स्टेट में इलेक्शंस आ रहे हैं, वो भी बीजेपी और मोदी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां पर उनको लगता है कि वो अगर ये जीत लेंगे तो लोकसभा पे इसका असर पड़ेगा। तो एक तो ये इलेक्शन कमीशन वाला बिल है जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि ये नई बिल्डिंग में शिफ्ट करना चाहते हैं, और जैसे हिंदू
पूरा सिस्टम से चल रही है ये सरकार और मोदी जी। पिछले भी जब इनॉग्रेशन हुआ तब भी उसी रीति रिवाज से इन्होंने इनॉग्रेशन किया। अब गणेश चतुर्थी पे ये शिफ्ट कर रहे हैं, एक दिन का सत्र पुराने में बुला के फिर आधे दिन से के बाद ट्यूसडे से ये नए शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एजेंडा में नहीं आई है वो है कि शायद ये विमेंस रिजर्वेशन बिल लाना चाहते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है। राज्यसभा में आपको जैसे याद होगा संकेत, वो पास हो चुका है, सिर्फ लोकसभा में बचा है। लोकसभा में कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि बहुत विस्तार से इनकी मेजॉरिटी है, पर अंदर बीजेपी में काफी घमासान हो गया है इसको लेके, क्योंकि बहुत सारे सिटिंग एमपीज की सीटें जा सकती हैं। एक वो दूसरा था कि जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड का मामला है, वो भी एजेंडा में नहीं आया है। क्यों एजेंडा को छुपाते हैं पता नहीं, क्यों लोगों के सामने नहीं लाते पता नहीं, क्यों ये चाहते हैं कि छोटे बिल को लाके उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं बनाए रखने के लिए, ताकि रेणु जी और हम लोग सब बैठ करके इस पर चर्चा करते रहें, मंथन करते रहें और उसके बाद फिर हो कुछ और जाए। हमने इस तरीके का एक इतिहास देखा है कि बात कुछ और हो रही होती है, हो कुछ और जाता है। तुषार जी। संकेत जी, इतिहास गवाह है पिछले 9 साल से दाएं हाथ को भी नहीं पता होता बाएं हाथ में क्या हो रहा है। भाजपा का यही इतिहास है 9 साल से। स्पेशल सेशन, क्योंकि अनुराग जी ने क्रिकेटिंग एनालॉजी दी तो मैं भी एक क्रिकेटिंग एनालॉजी दूंगा। ऑपोजिशन के लिए एकदम वाइट बॉल थी जो उन्होंने एज करके स्लिप में कैच आउट हो गए। वो वन नेशन वन पोल के डिबेट में फंस गए, वो सीट शेयरिंग के डिबेट में फंस गए, फिर इंडिया और भारत के डिबेट में फंस गए, यहां तक अपनी अलायंस का नाम बदलने पर आ गए। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन डिस्ट्रैक्ट तो हुआ है। हेडलाइन मैनेज हुई है या नहीं वो हम कह नहीं सकते, पर ऑपोजिशन जरूर डिस्ट्रैक्ट हुआ। रही बात स्पेशल सेशन में एजेंडा क्या है, देखिए जो 4 बिल हैं, मैं नहीं मानता कि इनके लिए एक स्पेशल सेशन बुलाना जरूरी था, आवश्यक था। मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि 2 दिन का नोटिस देकर सभी सदन में जो एमपीज हैं उनको 2 दिन का नोटिस देकर, क्योंकि 5 दिन का सेशन है, हो सकता है गवर्नमेंट कुछ और भी बिल पेश करना चाहे, ऐसा हो सकता है। और मैं इनकी बात से अग्री करता हूं। विमेन रिजर्वेशन बिल की काफी बातचीत हो रही है और विमेन रिजर्वेशन बिल का एक और कॉन्सिक्वेंस भी होगा। इलेक्शन कमीशन को और समय चाहिए होगा कुछ सीटों पर डिस्कशन करने के लिए, कैसे डिवाइड होंगी, क्या आगे होगा, तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। पर मैं नहीं मानता कि सिर्फ ये 4 बिल ही डिस्कस होंगे। 2 दिन का नोटिस देकर कुछ और बिल भी पेश किया जा सकता है। जी, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ रेणु जी। जी राकेश। देखिए, अभी तक जो इस मुद्दे पर सारे वक्ताओं के विचार जो आ चुके हैं उनसे ना इत्तेफाकी रखने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि जब शुरू में ही स्पेशल सेशन बुलाने की घोषणा की गई तभी उसके साथ एजेंडा भी घोषित किया जाना चाहिए था। लोकतंत्र केवल नियमों से नहीं परंपराओं से भी चलता है। अगर आप देखें, पंडित नेहरू ने 1962 में अक्टूबर महीने में विशेष सत्र बुलाया लोकसभा का, और उसमें चीन से, जबकि चीन से हम हार रहे थे, वहाँ चर्चा की गई। दूसरी बात, हिंदुस्तान की आज़ादी की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए इंदिरा जी के समय में हुआ, स्पेशल सेशन बुलाया, एजेंडा क्लियर था। उसके आगे फिर 50 वर्ष हुए, गोल्डन जुबली मनाई गई आज़ादी की, 2 बार, एक बार 1 रात का, एक बार 1 दिन का, दूसरी बार 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। अब मैं ताज़ा उसके इस 20 सालों की बात करें, अगर हम देखें तो इनमें जो विशेष सत्र बुलाया गया वो 1 दिन का था और वो जॉइंट सेशन था, पोटा को पास कराने के लिए वो बुलाया गया। उसके बाद विशेष सत्र जो जब बुलाया जाता है एजेंडे के साथ बुलाया जाता है, क्यों कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट सबसे बड़ा मंच है एक आम आदमी का, बिल्कुल सरकार का तो है ही, हाँ। लेकिन आम आदमी का, उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, चूंकि 1 वोट का अधिकार टाटा को भी है और 1 वोट का अधिकार मुझ जैसे आदमी को भी है और गरीब जो फावड़ा चलाता है उसको भी है, तो वो वहाँ विद्यमान रहता है। स्पेशल सेशन का हमें ये ध्यान रखना चाहिए, पार्लियामेंट का आप जितने ही कॉस्मेटिक चेंजेस कर दीजिए, अगर उसमें डिबेट का स्तर नहीं बढ़ता है तो उस सेशन का कोई मायने नहीं रहता। ये एक ऑर्नामेंटल होता है। जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। नवीन जी, आपका शुरुआती वक्तव्य। देखिए, जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है उसको तो देखकर नहीं लगता है कि ये जस्टिफाई होता है आपका स्पेशल सेशन, तो देयर हैज़ टू बी समथिंग बिहाइंड द स्क्रीन। मेरा ये भी नहीं मानना है कि गवर्नमेंट ये 75 ईयर्स ऑफ गणतंत्र और ये सब को डिस्कस करने का ये कोई प्रयोजन है और अपने अचीवमेंट को हाईलाइट करने का, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो क्लोजर टू इलेक्शन दिसंबर में अगर करते
तो दैट वुड पॉलिटिकली ज़्यादा ये रहता, वो लॉजिकल रहता है ये। तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि ऑन द सरफेस दिखाई दे रहा है, तो देयर हैज टू बी समथिंग एल्स। और समथिंग एल्स जो हो सकते हैं, ये मान लीजिए विमेन रिजर्वेशन बिल, तो आज के दिन में अगर लाते हुए तो आप यू कैन नॉट, ये पार्लियामेंट के इस इलेक्शन में इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। नंबर ऑफ सीट्स अगर आप इंक्रीज करते हैं तो फिर डिलिमिटेशन करना होगा, बहुत सारे इश्यूज रहेंगे, और हमको नहीं लगता है कि 2024 में ये सब हो पाएगा। लॉजिकली जो लग रहा है, लॉजिकली इफ यू गो, मेरी कोई जानकारी नहीं है, तो लॉजिकली यही लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन को एडवांस किया जाए, एंड एज ए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी चाहेंगे कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे तो जो उसके कि लिए संसद सत्र की क्या नो जरूरत है? इसलिए कि एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर आप चाहेंगे कि यू बिल्ड दिस हाउस एंड यू वांट टू, अगर दिसंबर में इलेक्शन करना चाहते हैं आप, तो यू वांट टू नवीन जी होल्ड। देखिए, इसमें मेरी एक थ्योरी है, मेरे ख्याल से संजय जी और रेणु जी को तो बिल्कुल याद होगा, 2003 में भी यही चर्चा थी कि इलेक्शन एडवांस हो जाएगा, 2008 में था, 2013 में था, 2018 में था, और अब 2023 में 2018 में देखिए, नहीं, आज के 18 दिन में में भी इसी तरीके की बात चल रही है। आज के दिन में, लेकिन देखिए चर्चा थी, कितने आज के सारे दिन में लोग थोड़ी सी सुने। परिस्थिति जो है पॉलिटिकली जो है, अगर आप देखिएगा तो इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज में हम लोग खड़े हैं, जहां पर अपोजिशन इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट इटसेल्फ। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रीएम्प्टिव मूव अगर एक बीजेपी लेती है, और आप देख रहे नहीं, हैं लेकिन कि तुषार जी, BJP इसमें एक मेरा सवाल, तुषार और संजय जी दोनों से एक एक करके। तुषार, आप ये बताएं कि इसमें क्या मजा है कि आप एजेंडा छुपा ले जाएं, कि मैं तो नहीं बताऊंगा, लास्ट मिनट तक बूझो तो जाने, ये करने का क्या जरूरत है? मतलब इससे क्या हासिल हो रहा है? आप जरा अगर मुझे ये समझाने की कोशिश करें। देखिए, एजेंडा छुपाना या बताना ये तो सरकार के उसमें है, परव्यू में है, बट हाँ, कम्युनिकेट करते तो बेहतर रहता। सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, प्रहलाद जोशी जी का रिप्लाई गया, एजेंडा भी शेयर हुआ उसके बाद। पर बात यह है कि गवर्नमेंट बिजनेस भी उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट बिजनेस भी है। वो बिजनेस क्या है? देखिए, अब डीमोनेटाइजेशन हुआ, आपका 370 हटा, किसी को खबर तो थी नहीं। तो जो भी एक मूव्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो थोड़ा एक रहता है, उनके आसपास एक मिस्ट्री रहता है, और यही भाजपा का काम करने का तरीका। वैसे मैं गलत कहूं सही कहूं, ये एक सब्जेक्टिव डिस्कशन हो जाएगा, पर एजेंडा शेयर करा गया है, एक हफ्ते पहले किया गया है। पर वही है, जो जिनके साथ शेयर किया गया है वो दल भी ये मानने को तैयार नहीं कि एजेंडा सिर्फ ये है। वो भी यही कह रहे, नहीं आपने शेयर जरूर करा है, पर हमें पता है कि आप कुछ चौकन्ना करने वाले करेंगे। तो शेयर करे तो भी मुसीबत, ना करे तो भी मुसीबत, तो करे तो करे क्या? संजय जी देखिए कितना इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन है। एजेंडा शेयर कर दिया गया, उसके पहले बता दिया गया इस वाद में है, बीच में बहुत सारे ऐसे इवेंट होते रहे कि जिसमें इसके बारे में चर्चा नहीं हो सकती थी। वो इवेंट का जैसे G20 का समापन हो गया, बाकी चीजें होगी, अब एजेंडा बताया गया। हम ये क्यों नहीं मान सकते कि नए संसद सत्र में जाना, जैसा रेणु जी ने कहा कि बहुत सारी चीज़ को हम सांस्कृतिक तिथियों के साथ, संस्कृति के साथ जोड़ रहे हैं, तो गणेश चतुर्थी को नए संसद में आएंगे। आप 5 दिन गिन रहे हैं संकेत, आप देखिए दिन कितने हैं। पहले दिन मिलेंगे, ऑपोजिशन ने 2 विषय पे अपना एजेंडा बताया है कि इस पे तो हम जाएंगे, जिस पे पहले भी वो जेपीसी और तमाम चीज़ें का डिमांड करते रहे थे। तो उस दिन वो क्या करेंगे? दूसरे दिन आधे दिन के बाद इधर चले जाना है, मतलब तैयारी ये होगी, पूजा तमाम चीज़ें होंगी, वहाँ जाएंगे तो दूसरा दिन तो उसी में चला जाएगा। फिर 75 साल के विमर्श के लिए थोड़ा समय होगा, उसके बाद ये 4 बिल आएंगे। तो समय कितना मिलता है 5 दिन में? हाँ, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सभी लोगों ने, दोनों पक्षों ने, सारे मंत्रियों को, सभी को एक वो जारी किया गया डायरेक्टिव कि आप संसद में बैठिए। इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं उसको गलत और सही के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूं, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि विपक्ष कितना कमजोर है। ये एक चीज और भी दिखाता है कि आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि सरकार को ये प्रेशराइज कर सको कि आप एजेंडा दें, आप ठीक से उनके साथ कम्युनिकेट करें कि सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। अगर विपक्ष स्ट्रांग होता, सरकार को यह उम्मीद होती कि हमें बहुत ज्यादा पब्लिक अनरेस्ट का शिकार होना पड़ सकता है, तो वो पहले करती। संसद भवन के अंदर आप देखें, रेणु जी और मैं राकेश जी दोनों आपको लाना चाहता हूं यहाँ पर। रेणु जी, अब संख्या बल में तो बीजेपी के पास ही संख्या है, उसमें कमजोर और क्या ताकतवर, वो तो संख्या है हर किसी के पास। वो चाहे जितने भी जोर लगा दें, वो संख्या तो उनकी उतनी ही रहेगी। वही बात मैं कहना चाह रही हूँ
कि क्योंकि नंबर्स गेम जो है वो पूरी की पूरी बीजेपी और एनडीए की तरफ झुका हुआ है, तो जितना नंबर है ऑपोजिशन के पास वो उसी में प्ले कर सकते हैं। आप बिल गिरा नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से बिल पास नहीं कर सकते। आपको जो सरकार कर रही है उसी में थोड़ा बहुत आपको लीवे है कि आप वॉकआउट करो, कि आप कोऑपरेट करो, कि आप डिसेंट करो, कि आप डिस्कशन करो। उसके अलावा देखिए एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री कभी भी मीटिंग नहीं बुलाते। इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, फॉरेन पॉलिसी हो, जो भी हो, डोमेस्टिक इश्यूज छोड़ दीजिए, जो इश्यूज पे जिस पे कंसेंसस चलता था इस देश में, ना कोई बैठ के अक्रॉस द टेबल बात होती है, ना अपने विचार शेयर करते हैं ना। तो इससे भी एक फर्क पड़ता है। एक जो बिटरनेस आ गई है, देखिए वाजपेयी जी के टाइम में ये सब नहीं था जी। देखिए मेरी राय में वॉकआउट कांग्रेस ने बिल्कुल सही किया था। सही किया था। हाँ। यही लोग अब संसद में या लोकतंत्र में आपके पास क्या हथियार है? हथियार यह है कि आपके मन के विरुद्ध जब कोई काम हो रही है, आपकी नीतियों के विरुद्ध जब कोई काम हो रहा है, तो आप प्रतिरोध करें। लोकसभा में प्रतिरोध करने का तरीका एक तो यह है कि शोर शराबा मचाइए, वेल में चले जाइए। दूसरा शालीन तरीका यह है कि आप वॉकआउट कीजिए, जिससे आपका विरोध जो है वो दर्ज हो जाए संसद के बही खाते में। तो मेरी राय में ये सही काम किया गया। उन्होंने बॉयकॉट किया, चूंकि लगातार एक घंटा 40 मिनट बोलने के बाद जो इस देश की आज सबसे ज्वलंत समस्या है मणिपुर, उस पर यदि इस देश का मुखिया, इस देश को चलाने वाला मुखिया उसका संज्ञान बहुत इतनी बाद देर जाकर के लेता है, ये अपने आप में एक अजूबी बात हुई है। जो हम फिर से एक बार उस मुद्दे पर लौटते हैं, इस विशेष सत्र की घोषणा कब हुई? जब विपक्ष की मीटिंग चल रही थी, ये देखा जा रहा था। और हमारे यहाँ बहुत सारे जो मेहमान आते हैं उनमें से एक सहयोगी जो कि अपने वैचारिक रूप से जरा सरकार के पक्ष में रहते हैं, उनका ये मानना था कि पिछले 6-1 महीने से कांग्रेस और विपक्ष अपना नैरेटिव सेट करने में ज्यादा प्रभावी हुआ है। तो ये नैरेटिव बनाम नैरेटिव की लड़ाई में किस तरीके से अपना पलड़ा भारी किया जाए, आपको लगता है ये उसका एक प्रयास है? आप देखिए संकेत जी, बीजेपी वालों को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि इस देश में पिछले 3 महीने से 2 महीने से मान लीजिए विमर्श किसका चल रहा है? विमर्श विपक्ष का चल रहा है। विपक्ष विमर्श खड़ा करता है, अब भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देती है। इस स्थिति को टालने के, चूंकि लोकतंत्र में, चुनावी लोकतंत्र में वही जीतता है, वही पार्टी जीतती है जो अपने एजेंडे पर, अपने विमर्श पर दूसरी पार्टियों से जवाब सवाल। राकेश जी, आप देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष आ गया। वहां पर इंडिया गठबंधन में मैं वहां बैठा था, उनकी मीटिंग के बीच में इस पर चर्चा शुरू हो गई। देखिए ऑब्वियसली होगी, तो वो एजेंडा इधर से सेट हुआ, ऑब्वियसली कोशिश की गई, लेकिन अब उसकी चर्चा कौन कर रहा है? आज भी लोग जो है वो महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, इसकी चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, कपूर साहब की बात पे ही कपूर साहब इस पे फिर और आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 6 महीने में विपक्ष ने विमर्श खड़ा कर दिया है और चुनाव वही जीतता है जो विमर्श खड़ा कर देता है। तो उन्होंने चुनाव की रिजल्ट की लगभग बता दिया है कि किस डायरेक्शन में। डोंट ट्रिविलाइज इट। मैं लोकतंत्र के सिद्धांत बता रहा हूँ और चुनावों के भी सिद्धांत बता रहा हूँ कि चुनाव कैसे जीते और हारे जाते हैं। पिछली बार 2019 का चुनाव किस एजेंडे पर आकर के टिक गया था? पुलवामा अटैक हुआ था, उस पर कौन जीता? नहीं सर, 2019 का चुनाव पुलवामा पे नहीं था। नहीं सर, करो संजय, पूरी बात करने दो। तो इस प्रकार से मैं जो कह रहा हूं उस पर दृढ़ हूं और पक्के निश्चय के साथ कह रहा हूं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा करके देख लीजिए, ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। ठीक। नवीन जी, उसके बाद वापस आता हूं। वो बहुत देर से कुछ हद तक हम डेफिनेटली कपूर साहब से सहमत हैं कि लास्ट 6 मंथ में, स्पेशली अगर भारत जोड़ो यात्रा के पोस्ट के बाद देखिएगा तो अपोजिशन में एक जान आई है एंड दे हैव बीन एबल टू सेट द नैरेटिव्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड उसके रिएक्शंस भी हुए हैं। अगर आप देखिएगा क्लोजली बीजेपी एंड रूलिंग पार्टी को, तो दे हैव रिएक्टेड।
कांस्टेंट रिएक्शंस हो रहे हैं जो अपोजिशन एजेंडा सेट कर रहा है, टू एक्सटेंट उसे हम डेफिनेटली सहमत हैं। और हेडलाइंस मैनेजमेंट की भी कोशिश बहुत हद तक हो रही है। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो यूसी की एक काउंटर नैरेटिव होता है, चाहे कोई गवर्नमेंट का डिसीजन आता है, पैरेलल एनडीए की मीटिंग हो जाती है सडनली उसी दिन एनडीए हो जाती है। तो समवेयर आई थिंक अगर डेफिनेटली ये दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट के अंदर एक कॉन्सियसनेस आई है और बीजेपी के अंदर कि दे हैव ए चैलेंज ऑन हैंड। एंड ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि इस पार्लियामेंट सेशन को उस लाइट में देखना चाहिए कि इट हैज ए पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इलेक्शंस को एडवांस किया जाए, लेकिन उसमें एक इशू जरूर आ रहा है कि आपके जो ये राम जन्मभूमि का इशू जो है वो जनवरी 23 के इनॉग्रेशन का अभी तक जो टेंटेटिव डेट है, तो मेरा मानना है कि उसके पहले बीजेपी वुड नॉट लाइक टू गो इनटू इलेक्शन, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो आई एम नॉट एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही चुनाव कैसे हो जाएगा? कैसे हो सकता है? अपनी ही बात को नो हमने हमारे उस पर हम अपनी बात को हम कह रहे हैं कि आप इलेक्शन मई में नहीं कराकर कैन यू हैव इलेक्शन इन जनवरी आफ्टर राम और अर्ली फरवरी? ये भी हो सकता है कि सून आफ्टर दिस राम जन्मभूमि के उसके लिए विशेष, यही तो मैं कह रहा हूँ नवीन जी, नहीं विशेष सत्र की जरूरत ही नहीं। विशेष सत्र की जरूरत इसलिए मेरा कहना है कि यू कैरी टेक सम डिसीजन, पॉलिटिकल बिग डिसीजन, जिसको उस समय तक आप टोटली मिल्क कर सके। विंटर सेशन में भी हो जाएगा वो तो समय दिसंबर तक समय लग सकता है। हाँ, एक सेकंड जरा कुछ और नहीं, विंटर सेशन में प्रॉब्लम ये है, देखिए क्यों हम कह रहे हैं बात को, क्योंकि इफ यू अभी अगर आप दिसंबर में आप इलेक्शन ये करते हैं, पार्लियामेंट कन्वीन करके और दिसंबर के अंत में खत्म करते हैं, दो यू कैन नॉट हैव इलेक्शन इन अर्ली फरवरी, यू डोंट हैव टाइम। तुषार देखिए, एक मिनट के लिए भूल जाते हैं भाजपा के लोकसभा पे राज्यसभा में क्या नंबर है, क्या स्ट्रेंथ है, सरकार में कौन है, सिर्फ ऑपोजिशन की बात करते हैं। और क्योंकि एक अच्छा पॉइंट रेज किया गया, ऑपोजिशन को कितना सीरियसली बीजेपी लेती है या नहीं। अब बात इन्होंने इतिहास की करी, परंपरा की करी, लोकतंत्र के सिद्धांतों की करी, सही बात है, होनी भी चाहिए। पर पिछले 9 साल में जो देश का वोटर है, जो एक आम आदमी है, आम नागरिक है, वो भी देख रहा है ऑपोजिशन की स्थिति क्या हो गई है। परंपरा की अगर बात करें, कांग्रेस ने 60 साल सरकार चलाई, अलग अलग विषयों पर उनकी सरकार चली, अच्छी चली, बुरी चली, अलग डिस्कशन है। पर कोई ऑपोजिशन का लीडर बाहर जाके देश हित में बात ना करे, ऐसा भी नहीं हुआ। लोग वो भी देखते हैं, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं वो जरूरी नहीं है, लोग क्या सोचते हैं वो जरूरी है। 9 साल में कांग्रेस के पास ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज थी जहां वो अपना पर्सपेक्टिव पेश कर सकती थी। पैंडेमिक आया, एक इकोनॉमिक स्लोडाउन आया यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, उससे पहले बहुत कुछ हो रहा था। कांग्रेस के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी एक पर्सपेक्टिव रखने की, उन्होंने केवल अपोज किया, सरकार ये करिए हम अपोज करेंगे, इतना कि लोगों को भी एक बार के बाद समझ आना लग गया कि इन पार्टी का मतलब सिर्फ अपोज करना है। तुषार जी, ऐसे तो यूपीए एरा में बीजेपी भी अपोज करती नहीं, अब बात करते हैं अलायंस की, अब आप बात करते हैं अलायंस की बात करते हैं। लोग देखते हैं कि 2017 में एक अलायंस थी, जब यूपी के इलेक्शन से 2019 में वही अलायंस टूट गई, 2022 में कुछ अलायंस थी, आज 2024 में फिर कोई एक नई अलायंस बन रही है। तो एक ऑपोजिशन को लेकर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वोटर्स में, वो भी नहीं आ रहा है। तो ये कहना ठीक है कि इतिहास में डिस्कशन होनी चाहिए थी। अब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं, एकदम डंके की चोट पे लाते हैं कि हम प्रधानमंत्री से बुलवा के रहेंगे। प्रधानमंत्री बात भी करते हैं मणिपुर की, पर आप 1.5 घंटे में उठ के जा रहे अपनी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आपने इंट्रोड्यूस करी वहां से। तो ये इंप्रेशन सही नहीं देता वोटर्स को। आपने अलायंस बनाई, अच्छी अलायंस बनाई, आप मानते हैं, अच्छी बात है, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस वोटर को भी तो चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना चाह रहे हैं, उसके बाद भाग 2 शुरू करेंगे, जिसमें ये बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप सब मेरे ख्याल से इससे पहले भी तमाम विशेष सत्र संसद के देख चुके हैं। विशेष सब तो नहीं देख चुके, कुछ देख चुके हैं, लेकिन विशेष सत्र क्यों बुलाया जाता है, उसके पीछे का मकसद क्या होता है, इतिहास क्या बताता है, और क्या कुछ ऐसा ही ऐतिहासिक इस बार करने की योजना है? एजेंडा में तो नहीं। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संजय जी, पहले आपसे शुरू करते हैं, आप कुछ बोलना चाहते थे।
देखिए, कपूर साहब बहुत ज्ञानी आदमी हैं, बहुत सीनियर हैं हमारे। एक दो चीज़ें, जैसे विपक्ष पिछले 6 महीने में विमर्श सेटअप करने में सक्सेसफुल हुआ है। विमर्श क्या है? मोदी देश के लिए बहुत खराब है, मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है संविधान का तहस नहस मोदी ने कर दिया। सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं बीजेपी और आरएसएस ने कब्जा कर लिया, और हम आकर के इन सबको हटा देंगे और देश को खुशहाल बना देंगे, यही विमर्श है। उसके बाद विमर्श कहाँ आता है? विमर्श आता है सनातन धर्म का इरेडिकेशन कर दिया जाएगा, ये बहुत खराब है और इसीलिए इंडिया अलायंस बना है। लोगों ने इससे किनारा किया है, विरोध नहीं किया है। फिर कल आरजेडी के एक मंत्री बिहार में कुछ बोले हैं। तो अगर आप इस तरह का विमर्श खड़ा करेंगे, 4 मीटिंग करके आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हमें 12 एंकर को चैनल में उनके बहस में नहीं जाना है और एक ग्रेडेड प्लान है कि इनको फिर हम ऐड नहीं देंगे और क्या करेंगे वो करेंगे, ये छपी हुई बातें हैं और कहा गया है वो सारी चीज़। अगर इस विमर्श से दूसरा एक विमर्श ये निकलता है कि मोदी सरकार घबरा गई है और इस विमर्श से वो चुनाव जल्दी करवा लेगी। आप याद कीजिए 2018 में इसी तरह की बातें चली थी। मोदी को अगर मतलब थोड़ा भी राजनीति अगर मैं समझता हूँ और जिस तरह से ये सरकार चल रही है समझता हूँ, ये अंत का जो है ना, ये 1000 मीटर वाला जो रेस होता है कि दौड़ो तेज और अंत के जो 100 मीटर आए हैं उसमें और तेज भागो। तो ये उस जो जिस समय सबसे तेज भागने का समय है उसको ये घटा करके पीछे नहीं लेकर के आएंगे, ये उसमें और भी ज्यादा तेज भागेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, नैरेटिव्स जो भी। आपने कहा कि अपोजिशन ने जो 6 महीने में एजेंडा जो तैयार किया है कि सनातन धर्म को इरेडिकेट किया जाएगा, आई एम नॉट अवेयर। हम तो आज तक पढ़ा ही नहीं इसके बारे में। दिस इज ए न्यू कंट्रोवर्सी जो 7 दिन पहले शुरू हुआ है, लेकिन ये कहां से है कि इसको इरेडिकेट किया जाएगा? इट इज द एजेंडा ऑफ दूसरी चीज ये जो डीएमके है, डीएमके संजय जी, डीएमके की उनकी जो पॉलिटिक्स है, अब वो पॉलिटिक्स सही है या नहीं है, या वो डिलीवर करती है उसका अलायंस पार्टनर है सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो है। अगर हम सनातन पे चले गए तो फिर विशेष सत्र की बात हाईजैक हो जाएगी। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस के बाद डीएमके है, डीएमके है, उसको आप ये नहीं इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने उस बात उन्होंने भी ये बात बोली। वहां से और भी लोगों ने कहा, मेरी गुजारिश रहेगी, देखिए एक सेकंड, ये चर्चा सनातन धर्म पर नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म पे अलग डिस्कशन करना पड़ेगा। मेरा अलायंस को लेकर मेरा टॉपिक हाईजैक हो जाएगा। मेरा अलायंस को लेकर एक पॉइंट है संकेत, छोटा सा। आप ये नहीं कह सकते कि मोदी को लड़ना है तो हम साथ हैं, देश के वोटर का दिल जीतना है तो हम साथ हैं, देश को बचाना है तो हम साथ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है तो साथ है, पर अगर कोई पार्टी का स्पोक्स पर्सन कुछ कह रहा है तो हम अलग अलग है। ये आप कन्वीनियंस वाला पाथ एज एन अलायंस नहीं ले पाएंगे। और राकेश जी, एक एक करके मैं आपके पास आना चाहता हूं। विशेष सत्र रेणु जी क्यों बुलाया जाता है? इतिहास क्या कहता है? इतिहास में कब कब बुलाया गया है, जो आपने संभवतः कुछ कवर भी किए होंगे, और इससे क्या उम्मीद होनी चाहिए एक विशेष सत्र? देखिए, एक इमेज होती है कि विशेष सत्र जब बुलाया जा रहा है उसका नाम ही विशेष, उसका इम्पोर्टेंस होगा, उसका एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस होगा। फिर वो हिस्ट्री में जब आप पीछे देखेंगे तो कहेंगे कि देखिए इस सत्र में ये हुआ। पर यहाँ पर जो है मेरे ख्याल में मोदी जी का जो एक वर्ल्ड व्यू है वो अलग है। वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं और वो ये देखते हैं कि भाई इसमें मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है और इससे मुझे क्या नुकसान हो सकता है। आई थिंक इट्स एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड मिस्टर मोदीज कन्वीनियंसेस, क्योंकि उनके पार्टी के लोगों को भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, मंत्री हो या बाकी लोग हो, कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और जहां तक कि बाकी चीजों का सवाल है, मेरे को लगता है एक परसेप्शन की जो उन्होंने कहा बैटल, वो पॉलिटिक्स में सबसे जरूरी है। परसेप्शन से ही पॉलिटिक्स चलता है और इस परसेप्शन में जो ऑपोजिशन है वो अब इस स्टेज पे पहुंच गया है कि मरता क्या नहीं करता। उसको पता है कि अगर वो इकट्ठे नहीं हुए किसी भी तरह से हो, भले ईडी, सीबीआई, जितनी भी एजेंसीज लगा दी जाए, बहुत सारा अटेम्प्ट हो रहा है सरकार की तरफ से कि किसी तरह ही इकट्ठे ना हो। एक आपका एग्जांपल ये है कि जब और वो जितना प्रयास हो रहा है, आपको लगता है वो और चुंबक की तरह इन लोगों को एक साथ अगर, और ये इंडिया जब नाम रखा गया तो इंडिया नाम रखा गया, पर एक जबरदस्त रिएक्शन आया पीएम और सरकार की तरफ से। घमंडिया प्राइम मिनिस्टर ने अपने आगे भारत नाम लिख लिया G20 में, और जो प्रेसिडेंट साहिबा का जो इनविटेशन था वो भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो ये एक जबरदस्त रिएक्शन था जिससे पता चला कि ये बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं इस नाम पे। एक मैं एग्जाम्पल इससे कनेक्ट करना चाहूँगा, जो ये जो अभी इंडिया और भारत वाला, इसको अगर आप जोड़िएगा
4-5 साल पहले पिछले चुनाव के टाइम पे राहुल गांधी ने एक स्लोगन दिया था, चौकीदार चोर है। उसके बाद रिएक्शन क्या था सरकार का कि मैं भी चौकीदार, पूरे सोशल मीडिया पे हर किसी ने वो चौकीदार शब्द का, बीजेपी जो है वो बचती नहीं है, रिस्पॉन्ड करती है और रिस्पॉन्ड अपना करती नैरेटिव है और पावरफुल बनाने की कोशिश बिल्कुल। अच्छा, तो आप भारत उसी श्रृंखला में देखें। बिल्कुल, ये उसी श्रृंखला में जो है। अच्छा, एक चीज और, अभी एक बात ये हो रही थी कि विमर्श क्या है। आज जो भी विपक्ष है, जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, वो पार्लियामेंट में बात करने की जगह वो जाके जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका में बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि देश की संसद में बैठ के बात करना। तो कहां से उनको सीरियसली लिया जाए? उनका आरोप है आप माइक बंद कर देते हैं। हाँ, माइक ही बंद हो जाता है। कौन सुन, अगर आप सुनने ही नहीं दे रहे उनको। वो तो यही डालते रहते हैं, उनका नंबर ही नहीं आता, समय कम मिलता है। चले जाएंगे तो माइक तो बंद होगा नहीं, ना। नहीं, मतलब आप खाली माइक चला के क्या होगा? संकेत जी, वो भी वही थे जिनकी ये बात कर रहे हैं, और वहाँ लोगों ने नहीं सुन पाए क्योंकि माइक बंद हो जाते हैं। दूसरी चीज, अनुराग जी, विदेश तो हर कोई जाता है, नया विदेश सरकार के मंत्री भी जानते हैं। नया पार्लियामेंट विपक्ष जाके बारे में ऐसे बात नहीं, ऐसे बात नहीं की जाती। देश के, अगर आपका माइक बंद हुआ है, चलिए मान लेते हैं माइक बंद हुआ इस तरह है, से आप लोगों के पास जाइए। भी नहीं होता। कांग्रेस के पार्लियामेंट कार्डर बाहर में आया, माइक बहुत सारे होते हैं। कांग्रेस के कार्डर में एक नाराजगी ये भी अब आ रही है कि राहुल गांधी लद्दाख जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कार्डर से क्यों नहीं मिलते, वो भी उन राज्यों में जहां कांग्रेस ने पिछले 10 साल में हार ही मिली है। ठीक है, देखिए, राकेश जी। मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं, ना कांग्रेस का समर्थक हूं, ना बीजेपी वाला हूं, ना बीजेपी का विरोधी हूं। प्रश्न ये है सबसे बड़ा कि जो अभी ये सवाल उठाया गया इंडिया का, भाई इंडिया का विरोध आप क्यों करेंगे? ब्रिटिश इंडिया का इतिहास जानते हैं? हिस्टोरिकल ब्रिटिश इंडिया इंडिया 1889 तक अफगानिस्तान और तुम्हारा ये श्रीलंका, आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, 1889 तक इट वॉज ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम दिल्ली टू काबुल। चूंकि महाराजा रंजीत सिंह का जो 1846 में ही तो संधि हुई ना, जो सिख एंग्लो संधि हुई 1846 में हुई ना, उसके बाद तो महाराजा रंजीत सिंह का काबुल तक था शासन, उनकी हुक्मरानी वहाँ तक चलती थी, तो वो सारा ब्रिटिश इंडिया बना। 1919 में श्रीलंका को अलग किया अंग्रेज़ों ने, वो ब्रिटिश इंडिया का भाग था। 1935 में म्यांमार, बर्मा को अलग किया, वो ब्रिटिश इंडिया का भाग था। तो इंडिया से चिढ़ क्यों है? जो अखंड भारत की बात करते हैं वही इंडिया, उन्हें ब्रिटिश इंडिया का समर्थन, उन्हें इंडिया का समर्थन करना चाहिए। 75 साल के संविधान, कपूर साहब यही चीज के लिए बुलाया गया है, कपूर साहब जैसा ज्ञान वहां देने के लिए। यार बीच में बंद बोला, अब इन्होंने मेरा विचार प्रवाह रुकवा दिया। मैं क्या कहना चाह रहा था अब इन्हीं से फिर दूसरे राउंड समय का प्रभाव भी चलता जा रहा है। देखिए, आज जो हम जिस विमर्श की बात कर रहे हैं, चुनाव, अभी जैसे साहब ने फरमाया कि दिसंबर में चुनाव इकट्ठा हो सकता है। सबसे पहले 2004 में जब चुनाव प्रीपोन्ड किए थे अडवाणी जी ने 6 महीने पहले, सबसे पहले मैंने खबर दी थी पंजाब केसरी में कि लोकसभा के चुनाव पहले होंगे। उस पर मैं अगले दिन जब लोकसभा गया, मुझे लोगों ने पकड़ लिया था, बोले क्या बकवास बात कर रहा हो, क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा भाई अभी तो बकवास लग रही है, देख लेना पहले होंगे। तो इसके लिए स्पेशल सेशन की जरूरत नहीं है चुनाव पहले कराने के लिए जी, वो तो आप कर सकते हो। स्पेशल सेशन होता है किसी स्पेशल, क्यों नाम है भाई स्पेशल सेशन? कुछ खास करने के लिए, कुछ खास करने के लिए क्या होगा उस पे ये मंथन तो होगा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया राकेश जी, दोबारा चर्चा में और करेंगे अगले हफ्ते जब स्पेशल सेशन खत्म हो जाएगा, तब फिर एक बार एक ये जमघट लगाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ये सेशन इतना स्पेशल था, और इस स्पेशल सेशन के बाद विपक्ष का क्या मिजाज है और सरकार का क्या है। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। जो भी एक मूव्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो थोड़ा एक रहता है, उनके आसपास एक मिस्ट्री रहता है, और यही भाजपा का काम करने का तरीका। वैसे मैं गलत कहूं सही कहूं,
ये एक सब्जेक्टिव डिस्कशन हो जाएगा, पर एजेंडा शेयर करा गया है, एक हफ्ते पहले किया गया है। पर वही है, जो जिनके साथ शेयर किया गया है वो दल भी ये मानने को तैयार नहीं कि एजेंडा सिर्फ ये है। वो भी यही कह रहे नहीं आपने शेयर जरूर करा है, पर हमें पता है कि आप कुछ चौकन्ना करने वाले करेंगे। तो शेयर करे तो भी मुसीबत, ना करे तो भी मुसीबत, तो करे तो करे क्या। बीजेपी वालों को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि इस देश में पिछले 3 महीने से 2 महीने से मान लीजिए विमर्श किसका चल रहा है? विमर्श विपक्ष का चल रहा है। विपक्ष विमर्श खड़ा करता है, अब भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देती है। इस स्थिति को टालने के, चूंकि लोकतंत्र में, चुनावी लोकतंत्र में वही जीतता है, वही पार्टी जीतती है जो अपने एजेंडे पर, अपने विमर्श पर दूसरी पार्टियों से जवाब सवाल राकेश जी, आप देखिए